बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज आपके साथ मौज़ूआत जो डिस्कस करेंगे, एक तो डक्की बाई की कहानी, दूसरा आदिल राजा जो है वो लंदन में बुरी तरह जो है वो फंस गया है। वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी आदिल राजा और इसके साथ साथ शहजाद अकबर उसकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से बरतानवी हुकूमत के साथ राब्ते में है, लेकिन आदिल राजा आज एक मुकदमे में जो है वो बुरी तरह फंस गया है। ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, उन्होंने अफ़गानिस्तान और इंडिया को जो दो टोक पैगाम दिया है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। सबसे पहले आपके साथ डक्की बाई की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस हवाले से एक तवील गुफ्तगू की और बहुत सारे किरदारों से उन्होंने पर्दा भी हटाया। तो डक्की बाई को रवां बरस अगस्त में उस वक़्त लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी अहलिया अरूब जतोई के हमरा मलेशिया जा रहे थे। लगभग 3 माह बाद वो जमानत पर रिहा किया गया। तो उनका नाम जैसा आपको इल्म है कि सादुर रहमान है और डक्की बाई के नाम से वो मशहूर हैं। तो उनके खिलाफ जो NCCI है उसने आम पाकिस्तानी शहरियों को ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली एप्लीकेशन में सरमायाकारी पर उकसाने के इल्ज़ामात के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जमानत पर रिहाई के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने NCCI के 2 अफसरों पर तशद्दुद और करोड़ों रुपए रिश्वत तलब करने के इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने तफ्तीश के अमल में NCCI के साथ मुकम्मल ताउन किया, लेकिन इसके बावजूद अफसरान ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। डक्की बाई का कहना था कि तफ्तीश के दौरान एक अफसर ने 7 साल बच्चे को वीडियो कॉल की और कहा कि तुम क्या इसको जानते हो? बच्चे ने जवाब दिया कि ये डक्की बाई हैं। इस पर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करते हुए कहा कि ये जुए की तशहीर करता है, तुम आइंदा इसकी वीडियो मत देखना। तो उन्होंने कहा, उसने इस बच्चे को कहा। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि दौरान हिरासत उन पर बार बार जोर दिया जाता रहा कि अगर वो मुकदमा ख़त्म करवाना चाहते हैं तो अफसरान से डील कर लें, और इस सिलसिले में 7 से 9 करोड़ रुपए रिश्वत जो है वो तलब की गई। इस हवाले से BBC ने जो है वो तफसीली अपनी वेबसाइट पर इसकी रिपोर्ट जो है वो शाये की है। ये तो आपके इल्म में है कि जिन अफसरान पर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए, तो उन्होंने डक्की बाई की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ पॉडकास्ट TV इंटरव्यूज़ में इल्ज़ामात आयद किए थे कि डक्की बाई नई नस्ल को जो है वो ख़राब कर रहे थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि FIA डक्की बाई के अहल खाना से मुलज़म और उनकी अहलिया को रिलीफ देने के एवज़ 90 लाख रुपए रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, दीगर इल्ज़ामात के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के 6 अफसरान समेत 9 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और जिन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें NCCI के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, मुजतबा जफर, जबकि NCCI हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान जो है वो शामिल हैं। सिर्फ 1.5 साल कबल कायम होने वाले इस इदारे यानी NCCI के कई अफसरान एहलकारों पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगने के बाद इस इदारे की कारकर्दगी पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है जो सीनियर सहाफ़ी हैं अजमल जामी, उन्होंने इस हवाले से कहा है, और जो मंसूर अली खान है उन्होंने भी ये टॉपिक छेड़ा है, और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो शायद मज़ीद इस तरह के यूट्यूबर जो हैं वो सामने आ जाएं, इस तरह के लोग सामने आ जाएं जिनसे जो है NCCI के अफसरान ने रिश्वत ली है या उन्हें जो है वो फंसाया गया है। अब अजमल जामी ने इस हवाले से जो रिपोर्ट किया है तो उनका कहना यह है कि अब ये लोग जो है ये NCCI के जो अफसरान हैं ये पूरा एक नेटवर्क है, ये बेनकाब किस तरह हुआ है। तो वो उनका ये कहना है कि ये बेनकाब इस तरह हुआ है क्योंकि ये बाज़ अफसरान ये कहते रहे हैं कि जो हसास अदारा है
وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے۔ اور اجمل جامی کے مطابق اجمل جامی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈکی بائی سے پہلے 2 دفعہ حساس ادارے نے جب یہ چیزیں جو ہے عام ہوئی تو ادارے جو ہے وہ الرٹ ہوئے کہ یہ کون سا ادارہ آ گیا ہے کہ جو ڈکی بائی سے جو ہے وہ تفتیش کر رہا ہے یا اس معاملے میں جو ہے وہ انوالو ہے۔ جب 2 دفعہ ان سے اس حوالے سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے انکار کیا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں لیا گیا۔ لیکن تیسری دفعہ، اور ان کا کہنا یہ ہے، اجمل جامی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس لیے کتراتے رہے ہیں کیونکہ جب ان سے تفتیش ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک سادہ کپڑوں میں وہاں ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا اور یہ وہ آگے سے کہتے رہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ حساس ادارے کا بندہ جو ہے وہ بھی موجود ہے، تفتیش میں موجود ہے۔ تو جب نقلی بندے کی بجائے اصلی لوگ آ گئے اور انہوں نے اس حوالے سے جب ان سے باز پرس کی اور جب یہ راز کھلا کہ ان کا نام استعمال کر کے یہ لوگ تو خود جو ہیں کرمنل سرگرمیوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں، پھر جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر آئیں اور سارا بانڈا جو ہے وہ پھوٹا اور وہ لوگ جو ہے وہ قانون کی جو ہے وہ گرفت میں آئے۔ اب دیکھیں ڈکی بائی جو ہے ان کے لاکھوں فالور ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس طرح نہیں کہ چھوری چھپے ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں سرعام ہوتی رہیں۔ وہ لوگ جو ہے وہ انٹرویو دیتے رہے، وہ اس حوالے سے بریفنگ دیتے رہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، یہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ پیش رفت ہوئی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی یہ جو پیش رفت کرتے رہے یا جو تفتیش کرتے رہے خود جو ہے وہ کسی اور کھاتے میں جو ہے وہ لگے رہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اور کئی لوگ جو ہیں سامنے آ جائیں ان کے خلاف کیجیے یا اور لوگوں کے خلاف کیجیے، ہم سے اس طرح کی زیادتی کی گئی، بلیک میل کیا گیا یا رشوت لی گئی، اس طرح کی چیزیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اور لوگ جو ہیں وہ بھی آ جائیں۔ یقیناً جو ہے یہ اس ادارے کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ کوئی نچلے درجے کے افسران بھی نہیں ہیں، یہ ٹاپ لیول کے افسران ہیں جو اس معاملے میں جو ہے ان پر جو ہے یہ الزامات سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے ادارے کا جو ہے وہ موقف بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بدعنوانی میں ادارے نہیں بلکہ افراد ملوث ہوتے ہیں۔ NCCI اپنے افسران کے کسی بھی قسم کی بدعنوانی سے متعلق سخت اور ناقابل سمجھوتہ زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ اس معاملے پر تمام تر کارروائی خالصتاً میرٹ پر اور مکمل قانونی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ جاری ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ FIA اینٹی کرپشن سیل پہلے ہی اس معاملے پر تحقیقات جو ہے وہ شروع کر چکا ہے۔ یہ بھی ذرا آپ کو ڈیٹیل بتا دیں کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان میں سائبر کرائم کو روکنے کا جو ہے وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ اس سے قبل سائبر کرائم سے نمٹنے کا کام وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ کے پاس تھا، مگر پھر مئی سن 2024 میں حکومت نے NCCI کی بنیاد رکھی اور FIA کے پاس موجود تمام سائبر کرائمز کے مقدمات اس ایجنسی کے پاس منتقل ہو گئے۔ NCCI میں متعدد افسران اہلکاران کا تعلق ماضی میں جو ہے FIA سے جو ہے وہ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے چونکہ چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے پھر ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ نیا ادارہ بنا تھا تو اس میں اس طرح کے واقعات چونکہ سامنے آئے تو یہ پورا ادارہ جو ہے چونکہ انہوں نے کرائم کنٹرول کرنے تھے سائبر کرائم، لیکن خود ہی ان کے جو ہے کچھ افسران اس طرح کی سرگرمیوں میں ان پر الزامات آئے، ملوث پائے گئے، جس کی وجہ سے اس ادارے کی کارکردگی جو ہے اس کو شدید دھچکا لگائے، اس ادارے کی ساکھ کو جو ہے وہ شدید دھچکا لگائے۔ بہرحال اب چونکہ انکوائری کارروائی شروع ہو چکی ہے، یقیناً جو ہے اس لیے آگے دیکھتے ہیں نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ اب دوسری خبر کی جانب آ جاتے ہیں اور وہ خبر ہے عادل راجہ سے متعلق، چونکہ وہ مشہور یوٹیوبر ہیں اور حکومت پاکستان نے پہلے ہی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے عادل راجہ شہزاد اکبر کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے برطانوی حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اور محسن نقوی وزیر داخلہ چونکہ اس وقت لندن میں ہیں تو انہوں نے جو ہے برطانوی جو متعلقہ حکام ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ان کا یہی استدلال ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اس لیے پاکستان کے حوالے کیے جائے۔ تو عادل راجہ کے خلاف برطانوی عدالت نے جو ہے وہ بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر سے معافی مانگنے اور 3 لاکھ
10,000 पाउंड अदा करने का जो है वो हुक्म दिया है। ये फैसला सुनाया है बरतानिया में मौजूद साबिक फौजी अफसर यूट्यूबर आदिल राजा को जज ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर से अवामी सतह पर जो है माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। जज ने हुक्म दिया है कि माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हरजाना अदालती अखराजात की मद में जो है 3,10,000 पाउंड अदा करने होंगे। आदिल राजा रवां बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाले हत्या की इज्जत का मुकदमा जो है वो हार गए थे। हाईकोर्ट के जज स्पीयरमैन केसी ने हाईकोर्ट की समाअत के दौरान ये फैसला सुनाया। आदिल राजा ने फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त भी की, जिसे जज ने जो है वो मुस्तरद किया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने अदालत से कहा था कि वो अक्टूबर में सुनाए गए फैसले से मुताल्लिक आर्डर जो है वो जारी करे। जज ने हुक्म दिया कि आदिल राजा 22 दिसंबर तक 50,000 पाउंड हरजाना अदालती अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने के पाबंद होंगे। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करने होंगे। जज ने आदिल राजा को आइंदा हतक आमेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जो है वो जारी कर दिया है। तो अब जो है ये बड़ी मुश्किल में, अब वो पाकिस्तान की जानब से भी ये मुश्किल में है और बरतानिया में भी जो है ये अब बुरी तरह जो है वो इस केस में जो है वो फंस गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम खिताब किया है और अपने इस खिताब में उन्होंने भारत और अफगानिस्तान दोनों की हुकूमतों जो है उन्हें ललकारा है। उन्होंने कहा कि भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार जो है वो न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकरफ्तार ज्यादा शदीद होगा। कायम किए गए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में तीनों मुसल्ह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम जो है उन्हें भी दो टोक अल्फाज जो है उसमें पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि वो या तो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म फितनतुल खवारिज का साथ छोड़ें या फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाए। आर्मी चीफ के मुताबिक इस जमन में तालिबान अब बुरी हुकूमत के पास तीसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का क़याम इस स्ट्रेटेजिक तब्दीली की जानिब एक अहम कदम है जो तीनों अफवाज के ऑपरेशनल राब्ते और हम आहंगी को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत जानबाजों की ईमान, कुर्बानियों और कौम के इत्तेहाद ने मुमकिन बना रखी है। कबल अजीज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्ह अफवाज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी पेश की। इस मौका पर पाक फिजाइया, पाक बहरिया के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद थे। आखिर में जाते जाते ये दिलचस्प खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं कि पीर के दिन कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो दिलचस्प वाक़या जो है वो पेश आया। इजलास के दौरान ऐवान में किसी रुकन के पैसे ज़मीन पर गिर गए। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक ने पैसे ऐवान में लहरा कर पूछा ये किसके हैं। इनका कहना था कि अपोजिशन के ऐवान में आने से कबल किसी रुकन के पैसे ज़मीन से मिले हैं। इस पर पैसे लेने के लिए मतअद्दद अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। स्पीकर ने कहा ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इनकी इस बात पर पूरे ऐवान में जो है वो कह लग गए। इजलास ख़त्म करते हुए स्पीकर ने बताया कि ये इकबाल अफरीदी के पैसे थे जो इन्हें जो है वापस कर दिए गए। बाकी इस खबर पर जो है वो आप खुद ही तबसरा कर लें। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।